Hey everyone, I am Akshay Kumar and I welcome you all to the channel CDT Physio. So इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ जीबी सिंड्रोम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था जीबी सिंड्रोम के बेसिक स्टेप्स के बारे में, जैसे जीबी सिंड्रोम क्या होता है, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द जीबी सिंड्रोम, एंड नाउ मूविंग फर्दर इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर टुडे वी विल फोकस ऑन द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज जीबी सिंड्रोम थ्रू फिजियोथेरेपी इन डिफरेंट स्टेजेस। इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर लेक्चर्स देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share this video to your batchmates and colleagues. और अगर आपको नोट्स चाहिए you can simply DM me on the Instagram or WhatsApp me. And if you want the lectures in the English language, you can check out our other channel CDT Physio English, where I upload all the lectures in completely English language. So let's start today's lecture, the physiotherapy management of Guillain-Barré syndrome, the physiotherapy management of GB syndrome. Now इस जीबी सिंड्रोम के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को हमने बेसिकली दो स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है। जो हमारा पेशेंट है उस पेशेंट के स्टेज के अकॉर्डिंग हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो ट्रीटमेंट का मेथड है, हमारा जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है वो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली वी हैव टू स्टेजेस। फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव स्टेज मैनेजमेंट। द प्रोग्रेसिव स्टेज मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पर हमें मेन फोकस क्या करना होता है। इस प्रोग्रेसिव स्टेज मैनेजमेंट में आवर मेन फोकस शुड टू prevent complications. This is the main aim of this progressive stage management, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर इन्हें मैनेज नहीं किया गया। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं वो प्रेशर सोर्स दिख सकते हैं, बेड सोर्स दिख सकते हैं हमें, उसके साथ साथ ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस दिख सकता है, जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। देन वी कैन हैव द कॉन्ट्रैक्चर्स, वी कैन हैव मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो प्रोग्रेसिव स्टेज मैनेजमेंट में हमें इस कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से प्रिवेंट करके रखना है। ओके, नाउ जो दूसरा हमारा आता है दैट वन इज द रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट। रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट यानी कि यहां पर आकर हम क्या फोकस करते हैं। रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट में वी फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग, वी फोकस ऑन the regaining of the motor skills of the patient and some other stuff, so जो कि अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये दो हमारा मैनेजमेंट का स्टेजेस होगा। कहीं कहीं ये तीन स्टेजेस भी होते हैं। पहला प्रोग्रेसिव या फिर एक्यूट स्टेज होता है, दूसरा एक स्टेज होता है जिसे हम प्लेट्यू स्टेज कहते हैं, और तीसरा रिकवरी स्टेज कहीं कहीं होता है। सो यू कैन हैव दिस टू स्टेजेस और थ्री स्टेजेस, देयर इज नो इशू। सो टुडे वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम इन दिस टू स्टेजेस। ये इन दो स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एम ऑफ ट्रीटमेंट में के बारे में बात करें, व्हाट शुड बी आवर एम इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स विद गुइलेन-बारे सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम में क्या हमारा एम हो सकता है, व्हाट शुड बी आवर गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट। बिकॉज फॉर द ट्रीटमेंट, किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए, किसी भी पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर एम्स दैट यू वांट टू सी इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है, तो उस पेशेंट में आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है, सबसे पहले इस पॉइंट्स को क्लियर करना है। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर होता है कि आप अपने पेशेंट में क्या देखना चाहते हो, किस सीक्वेंस में देखना चाहते हो, वंस यू क्लियर दिस स्टफ यू कैन हैव अ बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ओके, इसलिए एम ऑफ ट्रीटमेंट एंड गोल ऑफ ट्रीटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई सा भी केस हो, ऑर्थो का केस हो, कोई न्यूरो का केस हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको अपना एम, आपको अपना गोल क्लियर रखना है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म गोल और वेदर इट इज द लॉन्ग टर्म गोल। यू शुड हैव अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट और एम्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर हमारा एम क्या हो सकता है, मैंने भी बताया कि इस जीबी सिंड्रोम में क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कुछ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, प्रेशर सोर्स डेवलप हो सकते हैं, सर्कुलेशन में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ सकते हैं, साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकता है, साइकोलॉजिकली पेशेंट अपसेट हो सकता है, अलॉन्ग विद द पेशेंट्स के जो फैमिली हैं, पेशेंट्स के जो अटेंडीज हैं, उनके अंदर भी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान देना है। So the aim of treatment it should start from maintaining clear airway, because a clear airway is very important. जब तक पेशेंट का एयरवे क्लियर नहीं होगा तो तब तक पेशेंट हमारा ढंग से रिकवर नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज हैविंग अ लॉट ऑफ सिक्रीशंस इनटू द चेस्ट, पेशेंट के लंग्स में, पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफी ज्यादा सिक्रीशंस हैं, तो पेशेंट सही से ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा. ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा तो पेशेंट विल रिमेन इन फटीग, बहुत ज्यादा फटीग में पेशेंट रहेगा. देन वी हैव टू मैनेज द लंग्स इन्फेक्शन.
So how we can manage this lungs infection? There are a lot of method to manage this. जैसे हम breathing exercises वगैरह करा सकते हैं, we can go for the removal of the secretions, हम suctioning करा सकते हैं, postural drainage करा सकते हैं. खैर इनके बाद इसका एक लिस्ट बनाएंगे अभी जस्ट अगले स्लाइड में. देन वी हैव टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन. दिस इज आवर थर्ड एम, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रेंज ऑफ मोशन मेंटेनेंस के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है टू प्रिवेंट ज्वाइंट डैमेज एंड डिफॉर्मिटी. और यहां पर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर्स. टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर. वाई? बिकॉज अगर हमारा पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा, ड्यू टू द लॉस ऑफ मूवमेंट, ड्यू टू द डिसयूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट, देयर कैन बी सम डिफॉर्मिटी, देयर इज हाई चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स. कॉन्ट्रैक्चर का डेवलप होने का बहुत तगड़ा चांस रहता है. सो वी हैव टू मैनेज द रेंज ऑफ मोशन. अलॉन्ग विथ रेंज ऑफ मोशन वी हैव टू ऑल्सो मैनेज द ज्वाइंट फंक्शन एंड ज्वाइंट स्टेबिलिटी. और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करना है हमें. देन वी हैव टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर्स. नाउ दिस प्रेशर सोर्स इज आल्सो वेरी कॉमन इन द केस ऑफ जीबी सिंड्रोम, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होता है और उस कारण से प्रेशर सोर्स दिख सकते हैं, बेड अल्सर्स दिख सकते हैं पेशेंट के स्किन पर. Then we have to maintain the peripheral circulation. This peripheral circulation maintenance is again very important because it is also linked with the pressure source. अगर हमारा पेशेंट काफी समय से bedridden है, एक ही पोजीशन में है, पोजीशन भी चेंज नहीं हो पा रहा है, तो there can be some compromisation in the peripheral circulation of that particular area. और वहां पर अगर peripheral circulation compromised है, then there can be chances of some ulcers or necrosis type some stuff. Okay, तो वहां पर हमें इन सभी चीजों का खास ध्यान रखना है peripheral circulation के साथ साथ. Then provide psychological support. This psychological support is very important. अगर आपने कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन पढ़ा होगा, रिहैब पढ़ा होगा, तो वहां पर भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड इन जनरल कोई भी पेशेंट हमारे पास हो, विदर इट इज ऑफ द न्यूरो, इट इज ऑफ ऑर्थो और कोई भी केस हो, वो हमारे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उससे डील करें या कोई फिजिशियन या कोई सर्जन उनसे डील करे. साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन द रिकवरी एंड इन द ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ द पेशेंट. क्योंकि हम कितना भी ट्राई कर लें, हम कितना भी अपना एफर्ट लगा लें, जब तक हमारा पेशेंट साइकोलॉजिकली उस लेवल पे नहीं होगा, साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा सही से. सो वी शुड हैव टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट. अलॉन्ग विद द पेशेंट हमें फैमिली को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टीच, वी कैन एजुकेट द फैमिली, वी कैन एजुकेट द फैमिली रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हाउ द पेशेंट विल रिकवर, व्हाट विल बी द स्टेप्स ऑफ द रिकवरी, हमें कैसे पेशेंट्स को अप्रोच करना है, इन सभी चीजों के बारे में हमें पेशेंट के फैमिली को भी एडुकेट करना है. देन एट लास्ट वी हैव टू इंप्रूव द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म एम हो सकता है, बिकॉज इनिशियली हमें बहुत ही बेसिक चीजों पर फोकस करना है एक्यूट स्टेज में, ताकि कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सके, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें. ठीक है. सो ये इंप्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, दिस कैन बी अचीव्ड इन द लॉन्ग टर्म, इन द रिकवरी स्टेज. In the progressive or in the acute stage, it is a little bit difficult to improve the balance and coordination of the patient, but we can do it by maintaining the range of motion, by preventing the joint damage, by increasing the joint stability, the joint function and the joint integrity. Okay, so in सभी चीजों से we can improve and maintain the balance and coordination of the patient. Now if we talk about the management, अगर management के बारे में बात करें in the progressive stage में management के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो हमारे पास कौन कौन से management protocols हैं. First one is the breathing exercise, and then we have the intermittent positive pressure ventilation. Actually these both are a type of breathing exercise. हमें basically breathing exercise कराने हैं. We can go for the deep breathing, we can go for the diaphragmatic breathing according to the patient. हमारा जो patient है, after doing the assessment of that patient, we can go for the different types of breathing exercise. यहाँ पर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हम चेस्ट परकशंस, चेस्ट वाइब्रेशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है वाइब्रेशन, यहाँ पे हम चेस्ट परकशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. We can go for chest vibration, chest percussion, postural drainage. Now again, if there will be the secretion in the airway, if there will be the secretion in the respiratory tract of the patient, तो हमारा पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाएगा, और सही से सांस नहीं ले पाएगा तो there will be lack of oxygen, there will be insufficient oxygen supply in the patient's body. और उस कंडीशन में क्या होगा, there will be fatigue. हम थोड़ा भी एक्सरसाइज करेंगे, हम थोड़ा भी मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारा पेशेंट फटीग में आ जाएगा. और if the patient is in fatigue, we cannot
प्रोसीड फर्दर, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है उस कंडीशन में. ओके, सो वी हैव टू गो फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. इन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी कैन गो फॉर डीप ब्रीदिंग, द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, दैट इज द पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी कैन डू इट. उसके साथ हम वाइब्रेशन और चेस्ट परकशन करा सकते हैं. इसके साथ साथ पोस्चरल ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिक्रेशंस हैं तो वी विल हैव टू ड्रेन आउट दैट सिक्रेशंस. इन सम केसेस सक्शनिंग कैन आल्सो बी यूज्ड, सक्शनिंग का भी यूज हम कर सकते हैं. देन वी हैव दिस पोजिशनिंग. नाउ पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तीन चीजों के लिए बोल सकते हैं. कौन कौन सा? पहला तो हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए जो पोस्चरल ड्रेनेज है, हम पोस्चरल ड्रेनेज अलग अलग पोजीशंस में करा सकते हैं. पहला तो ये हुआ. दूसरा क्या हो सकता है? वी कैन प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, वी कैन प्रिवेंट द बेड अल्सर्स फ्रॉम द पेशेंट बाय दिस पोजिशनिंग. अलग अलग पोजिशंस में रखकर हम पेशेंट के बॉडी से बेड सोर्स को, प्रेशर सोर्स को, अल्सर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके साथ क्या हो सकता है? पोजीशनिंग के साथ साथ अगर हम ज्वाइंट्स को भी कुछ अलग अलग पोजीशन में प्लेस करें तो वी कैन आल्सो प्रिवेंट द ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर्स इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट. बट माइंडेड उस ज्वाइंट का जो पोजीशन होगा, इट शुड बी अ रिलैक्स्ड पोजीशन. ओके, नाउ आफ्टर दिस ऑल वी कैन गो फॉर द रिब स्प्रिंगिंग टेक्निक्स. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी रिहैब. देन जेंटल आरओएम एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल ज्वाइंट्स. सारे ज्वाइंट्स के जो भी मेजर ज्वाइंट्स हमारे पास बेसिकली हैं, हमारा हिप ज्वाइंट हो गया, हमारा नी ज्वाइंट हो गया, हमारा शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, तो जो भी मेजर ज्वाइंट्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बेसिकली उन सभी ज्वाइंट्स के, उन सभी मेजर ज्वाइंट्स के जेंटल आरओएम एक्सरसाइजेस कराने हैं. देन लाइट स्प्लिंट्स. हम स्प्लिंट्स का यूज कर सकते हैं. स्प्लिंट्स का यूज मेनली हम वहां कर सकते हैं जहां हमें फ्लैसिडिटी मिल रहा है. ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्लैसिडिटी we can go for the light splints. then bed cradles should be used to avoid pressure. इसके साथ साथ हम एयर बेड यूज कर सकते हैं जिससे हम प्रेशर सोर्स को और अवॉइड कर सकें. पोजिशनिंग तो एक मेथड है ही हमारे पास, बट उसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं. देन पिलोज शुड बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द जॉइंट्स. नाउ क्योंकि हमारा पेशेंट बेड रिडेन है, देयर इज अ लॉस ऑफ मूवमेंट, तो इट इज पॉसिबल कि हमारे पेशेंट का जो ज्वाइंट है वो किसी एक एबनॉर्मल स्टेट में चला जाए, एबनॉर्मल कंडीशन में बेंट हो और वो हमें हमारे ज्वाइंट में कुछ अलग डिफॉर्मिटी ला दे, या फिर हमारे ज्वाइंट्स के स्ट्रक्चर्स में कुछ वीकनेस आए, हमारे ज्वाइंट के स्ट्रक्चर्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए. तो उसके लिए वी कैन यूज पिलोज. पिलोज के साथ हमें ज्वाइंट्स को स्टेबलाइज करके उसके सही पोजीशन में प्लेस करके रखना है ताकि ज्वाइंट के स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहें. ओके, देन इफ स्प्लिंट्स आर यूज्ड, थेरेपिस्ट शुड केयरफुली चेक नियर बाय एरियाज टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम प्रेशर. बेसिकली जब हम स्प्लिंट लगा रहे हैं तो उस स्प्लिंट से भी हमारे पेशेंट के स्किन पर, हमारे पेशेंट के सुपरफिशियल पार्ट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है. तो अगर स्प्लिंट्स का यूज हुआ है, देन वी एज अ थेरेपिस्ट वी शुड केयरफुली चेक नियर बाय एरियाज. हमारे स्प्लिंट्स के आसपास के एरियाज को चेक करना है कि कहीं प्रेशर से कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है. इन सभी चीजों का खास ख्याल रखना है. ये तो ऐसा नहीं कि आप एक चीज को ठीक करने में दूसरा नया कोई कंडीशन ला दो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीबी सिंड्रोम के मैनेजमेंट में आपने स्प्लिंट लगाया और उस स्प्लिंट से कुछ नया एक वुंड हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया. तो इसको खास ख्याल रखना है. देन यूवीआर कब काम आ सकता है? यूवीआर बेसिकली इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर्स. अगेन इससे भी हम प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. हीलिंग इससे बढ़ता है, हमारा हीलिंग का रेट स्पीड अप होता है. देन अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड हिप एंड नी फ्लेक्शन. ये खास ध्यान रखना है इसका. प्रोलॉन्ग्ड हिप और नी फ्लेक्शन को अवॉइड करना है बिकॉज इससे कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं हमारे हिप और नी के ज्वाइंट्स पे. सो वी हैव टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड हिप एंड नी फ्लेक्शन कुछ समय के लिए फॉर द पोजिशनिंग पर्पस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ज्वाइंट स्टेबिलिटी वी कैन गो फॉर इट, बट इन द प्रोलॉन्ग्ड स्टेट वी विल प्रोहिबिट इट. Okay, then change position at least every 2 hours in bed. Now if the patient is completely bedridden, अगर हमारा पेशेंट पूर्णतः बेड रिडेन है, उस कंडीशन में हर एक 2 घंटे पर हमें पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है. नाउ एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें दिख सकता है बेड रिडेन पेशेंट्स में, दैट इज डीवीटी. डीवीटी इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. आई थिंक आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं. डीप वेन थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमनली हमारे पैर में दिखता है, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में दिखता है. डीप वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है.
Now to avoid this DVT and to avoid contractures, ये contractures का spelling में 3s पता नहीं कहाँ से आ गया, but to avoid contractures and to avoid DVT we should go for the passive range of motion. Now this can be a little bit contradictory. Why? Because passive range of motion is not indicated, it is contraindicated in case of DVT. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए, अगर पेशेंट को DVT नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस वी कैन गो फॉर द पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. बट अगर पेशेंट में DVT डायग्नोज हो चुका है तब हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवॉइड करेंगे. देन दैट पर्टिकुलर केस passive range of motion exercises, passive movements are contraindicated. Why? Because अगर हम उस कंडीशन में पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा रहे हैं, पैसिव एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि ड्यूरिंग द पैसिव मोमेंट्स थ्रोम्बस का कुछ टुकड़ा अगर वहां से डिटैच हो गया तो इट कैन कॉज इम्बोलिज्म. ये इम्बोलिज्म हो सकता है और उस कारण अलग फिर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन वो आ जाएगा. सो वी शुड अवॉइड पैसिव रेंज ऑफ मोशन इन केस द पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद DVT. बट टू प्रिवेंट DVT, टू अवॉइड DVT, वी कैन गो फॉर द पैसिव रेंज ऑफ मोशन. ओके, देन एट लास्ट वी हैव दिस क्रायोथेरेपी. और इसके साथ अगर पेन है पेशेंट में तो वी कैन यूज द TENS और IFT अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स केस. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट. इन द रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट सबसे पहला बात तो फ्रॉम एक्यूट टू रिकवरी स्टेज धीरे धीरे पेशेंट के अंदर जो मोटर रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुका होता है. ओके, यहाँ पर मोटर रिकवरी हमारे पेशेंट का ये थोड़ा स्टार्ट हो चुका होता है. देन हमें इस पर और फोकस करना है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट हमें एक डिटेल्ड असेसमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, ताकि हम ये समझ सकें कि एक्यूट स्टेज के बाद अभी जो कंडीशन है यहाँ पर किन किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. तो इसलिए एक डिटेल्ड असेसमेंट इज मच नीडेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस रिकवरी स्टेज मैनेजमेंट. इसके साथ अगेन वी कैन गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अगर ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं तो करा सकते हैं, नहीं है फिर भी हमें कराना है ताकि हम ब्रीदिंग को मेंटेन रख सके, एयरवेज को मेंटेन रख सकें. स्प्लिंट्स, यहाँ पे स्प्लिंट्स में L इज मिसिंग, स्प्लिंट्स. ओके, तो स्प्लिंट्स का यूज हम कर सकते हैं. पैसिव मूवमेंट, अगेन पैसिव मूवमेंट का यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एंड टू इंक्रीज द जॉइंट स्टेबिलिटी, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स. ये इन सभी चीजों के लिए वी कैन गो फॉर द पैसिव मूवमेंट. Now, patient caregiver should be taught the application and removal of splints. पेशेंट के जो भी केयर टेकर हैं, जो भी केयर गिवर हैं, वो फैमिली हो सकता है, वो पेशेंट के कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेशेंट का कोई अगर नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के पास है वो हो सकते हैं. इन मोस्ट केसेस जनरली देयर इज द फैमिली दैट इज द केयर गिवर ऑफ द पेशेंट. तो उस केस में हमें पेशेंट के केयर गिवर को, पेशेंट के फैमिली को स्प्लिंट्स के एप्लीकेशन और रिमूवल को सिखाना है कि कैसे स्प्लिंट्स लगाया जाता है और कैसे हमें स्प्लिंट्स हटाना है. देन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन लाइक PNF, प्रायोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन. तो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन क्या हुआ? बेसिकली हम जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर जो हमारे ज्वाइंट रिसेप्टर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं. एक तरह का मसल रीएजुकेशन होता है हमारे पेशेंट का. So we can go for this neuromuscular facilitation exercises. Then free active exercises, it is very important to make accuracy. जो हमारा पेशेंट है उस पेशेंट के मूवमेंट को और एक्यूरेट करने के लिए और स्मूथ करने के लिए we can go for this free active movement. Then equilibrium exercises to maintain and to achieve the balance and coordination. हमारे पेशेंट का बैलेंस कोऑर्डिनेशन सही रहे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. Hydrotherapy, we can use this hydrotherapy also. And hydrotherapy is basically is very important in case of the GB syndrome. क्योंकि हाइड्रोथेरेपी करने से हमारे पेशेंट को एक रेसिस्टिव टाइप एक्सरसाइज भी होता है हमारे पेशेंट का, और हाइड्रोथेरेपी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ GB सिंड्रोम. Then suspensions, we can use suspensions. In suspensions के लिए we can use the pulleys, we can use the springs. इन सभी के यूज से we can use the suspension. Then we have PRE, progressive resistive exercises. PRE के पहले जस्ट हम अचानक से PR पर नहीं कूद जाएंगे. PRE के पहले we can go for some isometric exercises. Isometric exercises. Okay, we can go for the active resistive exercises.
एक्टिव रेसिस्टिव एक्सरसाइजेस, हम पहले आइसोमेट्रिक पे जाएंगे, एक्टिव रेसिस्टिव पे जाएंगे, देन हमें जब लगेगा कि हमारे पेशेंट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो फिर वी कैन गो फॉर द PRE प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइजेस। देन क्यूटेनियस स्टिमुलेशन, वॉकिंग एड्स हम दे सकते हैं फॉर द गेट ट्रेनिंग। देन ऑर्थोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट सपोर्ट्स द पेरिफेरल जॉइंट्स इन अ कंफर्टेबल एंड फंक्शनल पोजीशन ड्यूरिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस का केस हो अगर, तो उस केस में देयर आर हाईली चांस कि हमारे जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं उनका फंक्शनल जो पोजीशन है वो कुछ डिफॉर्म हो जाए, तो उस कंडीशन में वी कैन यूज ऑर्थोसिस टू सपोर्ट पेरिफेरल जॉइंट्स एंड इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट सम एबनॉर्मल मूवमेंट्स। अगर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कुछ ट्रिकी मूवमेंट्स हमारा पेशेंट करना चाह रहा है तो वो भी इससे प्रिवेंट हो सकता है। Then stretching, if there is tightness, we can go for stretching. Stretching में हम PNF type stretching भी यूज कर सकते हैं। SLR हम कर सकते हैं both in supine and sideline. These are basically the gravity, the anti-gravity exercises. यहाँ पर gravity influence करता है, एक resistance provide करता है, so we can use SLR in supine and sideline. Then gripping and grasping exercises are also very important. इसके साथ साथ हम breathing करा सकते हैं। ब्रीजिंग, वी कैन गो फॉर ब्रीजिंग। आई थिंक मैंने ब्रीजिंग का एक फोटो भी ऐड किया है इसमें। ओके, या सो वी कैन यूज दिस एक्सरसाइज, हम ब्रीजिंग करा सकते हैं। और इस ब्रीजिंग के साथ साथ एक और चीज करा सकते हैं। जैसे हमारे पेशेंट ने ब्रीजिंग किया तो सबसे पहला तो हम इस ब्रीजिंग के साथ रोटेशन करा सकते हैं पेशेंट का। हमारा पेशेंट ऐसा ब्रीजिंग स्टेज में रहेगा, देन फ्रॉम द हिप या हिप से ये नी को लेफ्ट एंड राइट इट विल रोटेट। इसके साथ साथ हम सिंगल लिम्ब ब्रीजिंग भी करा सकते हैं, फिर हाफ ब्रीजिंग जिसे कहते हैं, हाफ ब्रीजिंग भी करा सकते हैं। सो बेसिकली दिस ऑल आर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेशेंट्स के स्ट्रेंथनिंग में ये सभी यूज हो सकता है। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ दिस गुलियन-बार सिंड्रोम एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर ये वीडियो सही लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, then do subscribe this channel and share this video with your batchmates and with your colleagues, and I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.